प्लांट ग्रोथ हार्मोन में दो हार्मोन बचे हैं, एक इथाइलिन और एक एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में आने की संभावना रहती है। जैसे देखें क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है, तो सबसे आसान सवाल तो यही है। इसकी सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में होती है, कहाँ? तो कोई ऐसा टिश्यू जिसमें हो रहा हो सेनीसेंस। सेनीसेंस का मतलब बुढ़ापा आना। बुढ़ापा आने का मतलब यहाँ है कि पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो पौधे से अलग होके गिर जाती हैं, फल भी पौधे से अलग होके गिर जाते हैं, तो इस फिनोमेना को सेनीसेंस कहते हैं। या ऐसा कोई फल जो पक रहा हो। दो क्वेश्चन यहाँ है कि इथाइलिन की सिंथेसिस किस टिश्यू में ज्यादा होगी। तो ऐसा कोई भी टिश्यू जहां सेनीसेंस हो रहा हो, या ऐसा कोई भी फल जो पक रहा हो या पकने की तैयारी करेगा, तो वहां इथाइलिन ज्यादा निकलेगा। एक क्वेश्चन। तो ये करेगा क्या? ये प्रमोट करेगा सेनीसेंस, वही बुढ़ापा कॉन्सेप्ट। और एब्सिसन, एब्सिसन का मतलब पत्ती अलग हो जाना, पौधे से अलग होने के मैकेनिज्म को एब्सिसन कहते हैं। तो एब्सिसन तभी होगा जब सेनीसेंस होगा। तो सेनीसेंस और एब्सिसन को प्रमोट करेगा। किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन, जैसे पत्ती को गिराना है तो लीफ में, या फ्लावर को गिराना है तो फ्लावर, या फ्रूट तो फ्रूट, ठीक है। फिर ये प्रमोट करेगा क्या? राइपनिंग। अब राइपनिंग क्या करता है? इनहेंस कर देता। कैसे फल पकाते ये समझना है। तो जब फल पकता है तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर जगह पर, और इसके लिए स्पेशल शब्द है, कई बार पूछा भी गया है। अगर रेस्पायरेशन का रेट बढ़ गया है तो उसको रेस्पायरेटरी क्लिमैक्टिक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट की जो राइपनिंग है उसमें रेस्पायरेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। रेस्पायरेशन वहां बढ़ जाएगा और कहेंगे उसको क्या? रेस्पायरेटरी क्लिमैक्टिक। फिर आता है इथाइलिन के, ऐसा तो नहीं जैसे इथाइलिन हम बोलते हैं वैसे आपके मन में फ्रूट राइपनिंग आ जाती है, लेकिन इथाइलिन केवल फ्रूट राइपनिंग या एब्सिसन या सेनीसेंस वाले में ही इन्वॉल्व नहीं है। इथाइलिन और भी बहुत सारे काम करता है। तो देखो क्या क्या करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट काम, ये ब्रेक कर देता है सीड या बड डॉर्मेंसी। सीड या बड डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? जैसे मान लेते ये कोई पर्टिकुलर सीड है, जैसे मान लेते गेहूं का सीड है, तो गेहूं का सीड फसल कट के तैयार होती है मई और जून में, लेकिन अगर उसी समय उस गेहूं को खेत में बोया जाए तो फिर फसल नहीं पैदा होगी। लेकिन वही 5-6 महीने गुजर जाएं और अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाए तो फसल अच्छी होती है। तो ये जो बीच के 5-6 महीने हैं उसमें क्या होता है? तो उस दौरान सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। सीड के डॉर्मेंट स्टेज में जाने को डॉर्मेंसी कहते हैं। मान लेते सीड सो गया तो उसको जगाया जाए, तो जगाने को कहते हैं ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। तो सीड को जगाया जाए कि भैया उठो अब जागो और सीड जर्मिनेट करो। तो सीड और बड डॉर्मेंसी। अब बड डॉर्मेंसी का मतलब जैसे बड के फॉर्म में है वो फ्लावर बन जाए, तो बड फ्लावर में बन जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रेक होना। किसका? सीड और बड डॉर्मेंसी का। तो ये इनिशिएट कराएगा क्या? जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है कौन सा सीड? पीनट। तो पीनट याद रखिएगा। स्प्राउटिंग करेंगे किसका? पोटैटो ट्यूबर का। देखिए जर्मिनेशन कराना है तो जर्मिनेशन चाहे सीड का करा दो या आलू से जो अंकुर निकल आते हैं, तो पोटैटो से स्प्राउटिंग हो जाएगी। और देखो ये प्रमोट करेगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। इधर देखो, ये जैसे मान लेते हैं सीड है तो इससे जो अंकुर निकलेगा वो पहले इधर की तरफ बढ़ेगा ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा। इसको एपिकल हुक फॉर्मेशन कहते हैं। इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है पहले पन्ने पर, खोलो जरा। देखो सीड जर्मिनेशन का एक डायग्राम बना है, सीड जर्मिनेशन का एक डायग्राम बना है। वहां देखो कहीं लिखा है एपिकल हुक, मिला? अरे देख लेते, ये एनसीईआरटी में है।
देखो कहां से एग्जामिनर सवाल उठा सकता है। ये देखो लिखा है एपिकल हुक। तो एपिकल हुक फॉर्मेशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो कौन सा आंसर देंगे? तो आंसर देंगे इथाइलिन। लिखा यहां है, डायग्राम यहां बना, लिखा वहां है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वापस चलते हैं। तो जर्मिनेशन करवाएगा, स्प्राउटिंग कराएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा और प्रमोट स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड क्या लिखा है, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकाट सीडलिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। कौन कराता है? तो आंसर क्या देंगे? इथाइलिन कराता है। आगे बढ़ते हैं। फिर रटने वाले सवाल। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये धान का पौधा है, ठीक है, ये किसी खेत में लगा है और खेत में पानी यहां तक है, ठीक। तो धान के पौधे का जो ऊपर का हिस्सा है वो पानी के ऊपर निकला है। फिर मान लेते हैं रात में नहर कट गई, एरिया पानी भर गया और पानी पहुंच गया यहां तक, तब तो पेड़ डूब गया। तो पेड़ डूब जाएगा, लेकिन ये हार नहीं मानेगा। क्या करेगा? ये अपने इंटर नोड, इसमें नोड और इंटर नोड होंगे हैं, इंटर नोड का इलांगेशन करेगा और इसका ऊपर का हिस्सा बाहर निकल आएगा। अब ऊपर का हिस्सा बाहर निकल आएगा तो पौधा जिंदा बच जाएगा। तो राइस प्लांट का जो अपर पार्ट है वो पानी के ऊपर ही बना रहे, ये तभी संभव जब इंटर नोड बड़ा हो। ये काम कौन कराएगा? आंसर देंगे इथाइलिन। तो धान की ऐसी फसल जो तराई क्षेत्र में होती है, जहां बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो जैसे ही ज्यादा पानी भरेगा तो फसल के डूबने का खतरा रहेगा, तो वहां वो धान की वैरायटी लगाई जाती है जिसमें इथाइलिन ज्यादा निकलेगा। तो इंटर नोड का इलांगेशन करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आया है। रैपिड इंटर नोड क्या करेगा? इलांगेशन। या लीफ में क्या कराएगा? पिटियोल का इलांगेशन। और किसमें कराएगा? डीप वाटर राइस प्लांट। तो पर्पज क्या होगा? हेल्प लीफ या अपर पार्ट ऑफ सूट रिमेन द एबव लेवल। मान लेते फिर पानी बरस गया और ये यहां तक पहुंच गया, तो भी ये हार नहीं मानेगा। ये फिर इंटरनोड इलांगेशन करेगा और इसका ऊपर का हिस्सा यहां पहुंच जाएगा। तो धान का ऊपर का हिस्सा डूबेगा नहीं। क्यों? वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो लगाएंगे धान इतना बड़ा, काटेंगे तो धान इतना बड़ा होगा, जितना पानी भर जाएगा उसके ऊपर निकल जाएगा। फिर आएगा इथाइलिन। फिर क्या करेगा? ये रूट का ग्रोथ कराता है और रूट हेयर बनवाएगा। अब सोचो, अगर रूट की ग्रोथ ज्यादा होंगी, रूट हेयर दूर तक फैलेंगे रूट, तो सरफेस एरिया क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर रूट की ग्रोथ नहीं होगी तो बहुत कम एरिया से वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और रूट ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन एरिया क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये रूट की ग्रोथ करवाएगा, रूट हेयर फॉर्मेशन करवाएगा और हेल्प प्लांट टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं क्या कराने के लिए? फ्लावरिंग कराने के लिए। स्पेशली किसमें? पाइन एप्पल। और पाइन एप्पल में ही सिंक्रोनाइजिंग करते हैं फ्रूट सेट फॉर्मेशन। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब जैसे गुच्छा होता है, तो गुच्छे में सारे अनानास एक साइज के होंगे तो गुच्छा अच्छे से बिकेगा। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो कैसे सही रहेगा? तो सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट बने, सारे एक साथ बनेंगे तो ठीक रहेगा। तो पाइन एप्पल में फ्रूट सेट को क्या करना? सिंक्रोनाइज करना। और पाइन एप्पल में ही फ्लावरिंग करवाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ऑक्जिन की। लेकिन पाइन एप्पल की फ्लावरिंग इथाइलिन के साथ कौन करेगा? ऑक्जिन भी करेगा। इथाइलिन तो करेगा ही। ये स्पेशल सवाल है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। जैसे आम की बाग होती है तो छिड़काव किया जाता है मार्च में, क्योंकि आम में फूल कब आता है? वही अप्रैल में आता है। तो उससे पहले मार्च में एक दवाई छिड़की जाती है, वो यही छिड़क देंगे। क्या होगा? मैंगो में फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया? फ्लावरिंग से जुड़े दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। फ्लावरिंग किसमें कराना? पाइनएप्पल। और फ्लावरिंग किसमें कराना? मैंगो।
आखिरी में इथाइलिन तो गैस है, तो गैस को फिर किसान खरीद कर कैसे लाएगा? इथाइलिन तो गैस है ना, तो उसको छिड़काव करना है अपनी फसल पर तो कैसे छिड़केगा? तो इथाइलिन का तो स्प्रे कर नहीं पाएंगे, तो कुछ दिमाग लगाया, तो वैज्ञानिकों ने एक सिंथेटिक केमिकल ढूंढा जिसका नाम इथेफॉन है। क्या करते हैं? इथेफॉन ये मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर है। कैसे? इथेफॉन कंपाउंड यूज एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन। मार्केट से लाओ इथेफॉन, उसको पानी में घोल लो तो क्या बनेगा? एक्वस सोल्यूशन बनेगा, और उसका खेत पर क्या करिए? छिड़काव कर दीजिए, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वहीं पहुंच जाएगा जहां उसको काम करना है। एक्वस सोल्यूशन बनाओ, स्प्रे करो प्लांट पर, एब्जॉर्ब होगा, कहाँ जाएगा? प्लांट पर, वहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना है, और वहां रिलीज करेगा क्या? इथाइलिन। अब जब रिलीज होगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। तो किसी भी पौधे में यदि इथाइलिन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो क्या इथाइलिन गैस का छिड़काव करोगे? गैस का तो स्प्रे करोगे नहीं, क्या लाओगे? इथेफॉन लाओगे और फिर उसका स्प्रे करोगे। दो क्वेश्चन और हैं। इथेफॉन या इथाइलिन काम तो एक ही करेगा, वही हेस्टन करेंगे फ्रूट राइपनिंग, चाहे टोमेटो हो चाहे एप्पल हो। ये एक्सीलरेट का मतलब बढ़ावा दे देंगे, क्या? एब्सेशन का मतलब गिर जाना, चाहे फ्लावर हो चाहे फ्रूट। यहाँ एक स्पेशल शब्द लिखा है, थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलनट। थिनिंग का मतलब पतले होना नहीं है, सारे फलों का, जैसे गुच्छे में 10 फल हैं तो 10 फल एक साथ पके तभी उसकी वैल्यू है। अब गुच्छे में 5 पक गए, 5 लगे हैं तो क्या करोगे? या तो एक एक फल अगर तोड़ो, तो छोटे छोटे अगर फल होंगे तो गुच्छे में बिकेगा ना। तो यहाँ व्यवस्था की गई है। थिनिंग का मतलब है सारे एक साथ पक जाना, किसमें? काटन में, चेरी में और वालनट में। आखिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन क्या करवाएगा? तो कहोगे फीमेल फ्लावर बनवाएगा। किसमें? कुकुम्बर। कद्दू का जो पेड़ होता है उसमें 2 प्रकार के फूल आते हैं। एक ऐसा फूल होता है जिसकी पकौड़ी बन जाती है, वो मेल फ्लावर होता है, और एक ऐसा होता है जिससे कद्दू की बतिया आती, छोटी बतिया बोलते हैं उसको गांव में, बड कह सकते हो या छोटा। तो जिससे कद्दू बनता है वो फ्लावर फीमेल होता है, और जिसकी पकौड़ी बनती है वो मेल बनता है। हाँ, पकौड़ी बन जाती है उसकी, ठीक है। अब सवाल ये है कि किसी पर्टिकुलर कद्दू के पौधे से ज्यादा कद्दू आपको कब मिलेंगे? जब उसमें फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे। तो फीमेल फ्लावर ज्यादा कौन कराएगा? आंसर देंगे इथाइलिन। तो उससे उत्पादन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और कद्दू के जो फीमेल फ्लावर है उधर की तरफ उंगली नहीं दिखाई जाती है, अगर उंगली दिखाते हैं तो बतिया खराब हो जाती है, ठीक है। तो किसी फीमेल की तरफ उंगली नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी खोलो। मतलब फीमेल इतना कमजोर हैं? ऐसा तो नहीं है। चलो, ये क्या है? गैसियस पीजीआर। ये लार्ज अमाउंट में कहां बनेगा? तो कहोगे ऐसा कोई भी टिश्यू जो किसमें जा रहा हो, या ऐसा कोई भी फल जो राइपनिंग में हो। इथाइलिन के बहुत सारे और भी काम है, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किसकी कराएंगे और क्या बनवाएंगे? एपिकल हुक। किसमें? डाइकाट। इथाइलिन प्रमोट करेगा सेनिसेंस और एब्सेशन। किसका? स्पेशली लीफ का या फ्लावर। ये हाईली इफेक्टिव है किसमें? फ्रूट राइपनिंग। ये इंपॉर्टेंट। ये बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। क्या? रेस्पायरेशन का रेट। कब? राइपनिंग। कहोगे क्या? तो कहेंगे रेस्पायरेटरी क्लीमैक्टिक। इथाइलिन तोड़ देगा सीड को। इथाइलिन ब्रेक सीड नहीं, सीड की डार्मेंसी या बड की डार्मेंसी। और इसी नाते इनिशिएट करेगा क्या?
पीनट सीड जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। प्रमोट करेगा तेजी से क्या बढ़ाओ या क्या बढ़ाओ, और किसमें, इससे फायदा क्या होगा, तो जो अपर पार्ट है वो कहाँ निकला रहेगा, पानी के ऊपर। इथाइलिन प्रमोट करेगा रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन, बढ़ जाएगा क्या, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। इथाइलिन इनिशिएट कराएगा क्या, फ्लावरिंग। और यहां लिखा है यूज, तो यूज यहां ले आओ, 2 बार यूज है ना। ये इस्तेमाल करता है फ्लावरिंग करने के लिए, या इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए। किसमें, ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग, किसमें, मैंगो। इथाइलिन रेगुलेट करता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इसी नाते ये वाइडली यूज पीजीआर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ऑक्जिन का भी यूज है, जिबरेलिन का भी यूज है, और इथाइलिन का भी क्या है, यूज है। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन, इथेफॉन। इथेफॉन क्या करोगे, पानी में घोल लोगे, फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब, फिर ट्रांसपोर्ट पहुंचेगा प्लांट में और रिलीज करेगा इथाइलिन धीरे धीरे। इथेफॉन या इथाइलिन क्या करेगा, काम तो वही जो करता था, हाइस्टेन करेगा टोमेटोर, एक्सिलरेट करेगा एब्सेशन फ्लावर और फ्रूट, ये देखो लिखा है। थिनिंग कराएगा काटन, चेरी और वालनट। आखिरी में कौन सा फ्लावर बढ़वाओगे, फीमेल फ्लावर, किसमें, कुकुम्बर। क्या बढ़ेगा, ईल्ड। आखिरी हार्मोन एब्सिसिक एसिड, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। एब्सिसिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं। पहला सवाल है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसी को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, या एक इनहिबिटरी हार्मोन है। भले ही इनहिबिटरी हार्मोन है, लेकिन प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका रोल है, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ इनहिबिट करना भी जरूरी है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो उस समय जान बचाना जरूरी है, ग्रोथ करना जरूरी नहीं है। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी पौधे के लिए जरूरी है, तो इसका भी रोल है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। करता क्या है, तो ये रेगुलेट करता है एब्सेशन और डॉर्मेंसी। पत्तियों को गिरा देगा, जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट में बहुत सारी पत्तियां हैं और पानी की कमी हो गई है, तो ज्यादा पत्तियां होंगी तो डिमांड भी तो वाटर की ज्यादा होगी, तो कुछ पत्तियां गिरा देना चाहिए, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो हो सकता है जीवन बच जाए। तो एब्सेशन कराना है, और अगर परिस्थिति खराब है तो सीड का जर्मिनेशन नहीं कराना है, सीड की डॉर्मेंसी कराओ। जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तो जर्मिनेट हो लेना। तो सीड की डॉर्मेंसी कराना, एब्सेशन कराना, ये सब पौधा बचाने का तरीका है। ये जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। करेगा क्या, तो ये इनहिबिट कर देगा क्या, तो प्लांट की ग्रोथ या प्लांट की मेटाबॉलिज्म। ये इनहिबिट कर देगा क्या, सीड का जर्मिनेशन, लेकिन प्रमोट करेगा क्या, सीड की डॉर्मेंसी। सीड की डॉर्मेंसी प्रमोट करेगा। तो ये मत करेगा सब इनहिबिट इनहिबिट ही लगा दीजिएगा। क्या क्या इनहिबिट करेगा, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा, ग्रोथ इनहिबिट करेगा, जर्मिनेशन इनहिबिट करेगा। जर्मिनेट नहीं होने देगा, लेकिन क्या प्रमोट कर देगा, सीड की डॉर्मेंसी प्रमोट कर देगा। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सीड के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और डॉर्मेंसी, तीनों में बड़ा रोल है। तीसरा खास क्वेश्चन ये है, ABA मदद करता है सीड की कि सीड बचा रहे किसी भी डेसिकेशन कंडीशन में, या कोई भी क्या हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन में पौधा अपना जीवन तभी बचा पाएगा या तो वो सीड के फॉर्म में हो तो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाए, और नहीं तो फिर एब्सेशन करेगा अपनी जान बचाने के लिए। ABA का एकमात्र मेन पर्पज है कि अगर स्ट्रेस कोई आ गई, अब इसको स्ट्रेस भैया कौन सी होगी, तो सिलेक्शन ना होने की तो स्ट्रेस को होगी नहीं, स्ट्रेस कौन सी होगी, तो इन जनरल
वाटर स्ट्रेस हो जाएगी या टेम्परेचर स्ट्रेस हो जाएगी। फेल होने की तो कोई स्ट्रेस इनकी है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंसान को स्ट्रेस होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है, और पौधे को स्ट्रेस होता है तो स्टोमेटा बंद कर लेता है। स्टोमेटा बंद कर लिए, आंखें बंद करने से लगता है समस्या खत्म हो गई। समस्या कहाँ खत्म हो गई है, समस्या तो है ही। तो स्टोमेटा बंद कर लेंगे, समस्या बढ़ाएंगे क्या? जैसे स्टोमेटा बंद करेंगे पानी तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर से कुछ आएगा भी तो नहीं। अब CO2 नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। लेकिन ये पौधे को तैयार कर रहा है, कह रहा है कि आज मजबूती से लड़ो, किससे? स्ट्रेस से। बच जाएंगे तो बाद में फिर स्टोमेटा खोल लिया जाएगा, फोटोसिंथेसिस कर लिया जाएगा। अभी जो स्टोर मटेरियल आपके पास है उससे क्या करो, जान चला लो। तो ABA का मेन काम यही है, स्ट्रेस से बचाना। और इसी नाते ये ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इसी नाते इसका नाम स्ट्रेस हार्मोन है। ABA पक्का विरोधी है किसका, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन का। क्यों? ये कहते हैं क्या हो जाएगा, सेनिसेंस बढ़ाओ, और ये क्या करते हैं, सेनिसेंस घटाओ। तो एक डेनिसेंस बढ़ाता है, एक सेनिसेंस घटाता है, तो आपस में क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी, ये तो लिखा है, कारण नीचे नहीं लिखा है। तो एक सेनिसेंस बढ़ाएगा और एक सेनिसेंस घटाएगा, एक डायमेंसी कराएगा, एक डायमेंसी तोड़ने का प्रयास करेगा। इसी नाते ABA एंटागोनिस्टिक तो क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। ये जनरल कहानी ABA की है। अब आखिरी एनसीईआरटी में हेडिंग तो नहीं पड़ी है, लेकिन एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है। तो हार्मोन के कुल 4 इफेक्ट होते हैं। या तो हार्मोन किसी एक आर्गन या किसी एक फंक्शन में अकेला काम कर रहा होगा, अकेले को इंडिविजुअलिस्टिक कहते हैं। हो सकता है अकेला काम ना कर रहा हो, 2-3-4 लोग काम कर रहे हो, तो उसको सिनर्जेस्टिक कहते हैं। हो सकता है एक दूसरे की मदद कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, और एक दूसरे का विरोध कर रहे हो तो एंटागोनिस्टिक। तो इफेक्ट कैसे होंगे, तो या तो कैसा इफेक्ट होगा, इंडिविजुअलिस्टिक, या तो कैसा होगा सिनर्जेस्टिक, या तो कैसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और या तो कैसा होगा एंटागोनिस्टिक। ठीक है, देखो जरा कैसे लिखा है, या तो कैसा होगा इंडिविजुअलिस्टिक, या तो कैसा सिनर्जेस्टिक, या तो कैसा कॉम्प्लीमेंट्री, या तो कैसा एंटागोनिस्टिक। इसका मतलब है अकेले काम करना, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा हार्मोन इफेक्ट करें, सेम प्रोसेस। यहाँ इफेक्ट दोनों का है लेकिन सिमिलर है, और हो सकता बढ़ावा दे रहे हो, तो जहां सिनर्जिस्टिक होगा वहां क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। लेकिन हो सकता क्या हो, विरोधी भी हो, इफेक्ट ऑफ बोथ हार्मोन क्या हो, अपोजिट। तो अगर अपोजिट हो जाएगा, अगर इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्टिक। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां लिखे, देखो जरा। अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो प्रमोट कौन करता है, ऑक्जिन, और प्रिवेंट कौन करता है, तो आपस में बताओ क्या हुए, सिनर्जेस्टिक या एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। अच्छा, सेनिसेंस या एब्सिशन की बात करें तो सेनिसेंस को डिले कौन करता है, कौन डिले करता है, जिब्रेलिन, जबकि इसको प्रमोट कौन करता है, इथाइलिन और ABA। तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक। ये एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखा। अच्छा, सीड की डायमेंसी देखो या बट की डायमेंसी, कौन तोड़ देता है, इथाइलिन, और कौन प्रमोट करेगा, ABA। तो आपस में फिर क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक। एक और यहीं बढ़ा लेते हैं, पाइन एप्पल फ्लावरिंग, इसमें 2 लोग हैं, कौन, ऑक्जिन और इथाइलिन। तो ये दोनों हार्मोन आपस में क्या है, बस तो कहोगे सिनर जेस्टिक या कॉम्प्लीमेंट्री, लिख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन और दिए हैं, बढ़ाए बेटा।
तो एग्जामिनर करेगा कि कोई एक फंक्शन बताएगा और कहेगा बताओ ये दोनों हार्मोन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या हैं, एंटागोनिस्टिक हैं या सिनर्जिस्टिक हैं। प्लांट ग्रोथ के फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो फैक्टर होते हैं, दो कंट्रोल होते हैं। इंट्रिंसिक कंट्रोल में ग्रोथ हार्मोन आएंगे और जीन का भी तो रोल होगा, और एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल। इतना और लिख लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि एब्सिसिक एसिड डिस्कवर किया गया था अपने किस रोल के लिए, तो कहोगे रेगुलेटिंग एब्सेशन एंड डॉर्मेंसी। लेकिन कह रहा जैसा कि बाकी सब पीजीआर हैं इसका भी क्या होगा, वाइड रेंज इफेक्ट होगा प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये वास्तव में काम क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, और इसी नाते ये इनहिबिटर है किसका, मेटाबॉलिज्म का। एबीए इनहिबिट कर देगा क्या, सीड के जर्मिनेशन, लेकिन ये स्टिमुलेट करेगा क्या, तो कहोगे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। और क्लोजर क्यों किया, क्योंकि बढ़ाना है इसको टॉलरेंस ऑफ प्लांट, किसके अगेंस्ट, किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट। इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा, एबीए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, किसमें, इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डॉर्मेंसी। ये इंड्यूस करता है क्या, डॉर्मेंसी को। और क्यों इंड्यूस करता है, क्योंकि इसको मदद करना है सीड को कि बचे रहो किस परिस्थिति में, डेसिकेशन या कोई भी और फैक्टर जो क्या हो, अनफेवरेबल। इसी नाते ज्यादातर सिचुएशन में एबीए क्या होता है, किसके, जीए। करा इफ वी समराइज दैट एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, एक या एक से ज्यादा पीजीआर का रोल मिलता है। सच रोल हो सकते हैं आपस में क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री, या हो सकता आपस में क्या हो, एंटागोनिस्टिक। इसको इंडिविजुअलिस्टिक भी कह सकते हैं और इसको सिनर्जिस्टिक भी कह सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट हैं इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर एक से ज्यादा पीजीआर इंटरेक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ, तो देखो क्वेश्चन पूछा है कहाँ कहाँ, डॉर्मेंसी। तो बताओ डॉर्मेंसी में कौन कैसे क्या कर रहा है, तो एक डॉर्मेंसी को बढ़ावा देगा, एक डॉर्मेंसी को तोड़ देगा। कौन बढ़ावा देगा, डॉर्मेंसी को बढ़ावा एबीए देगा, और ब्रेक कौन करेगा, इथाइलिन। अच्छा, डॉर्मेंसी आप सीड हो चाहे बट एक ही बात है, एब्सिशन में क्या होगा, और एब्सिशन और सेनिसेंस साथ ही में होगा, तो एब्सिशन और सेनिसेंस को डिले करेगा जिब्रेलिन और बढ़ाएंगे कौन, इथाइलिन और एबीए। और एपिकल डोमिनेंस में है ऑक्सिन बढ़ाएगा और साइटोकाइनिन घटाएगा। रिमेंबर क्या, रोल ऑफ पीजीआर ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, ये इंट्रिंसिक कंट्रोल में आता है, क्योंकि इंट्रिंसिक में तो जीनोमिक वाला भी आएगा, फिर आएगा एक्सट्रिंसिक। अब उसमें कौन है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, प्लांट ग्रोथ को और डेवलपमेंट को पीजीआर की मदद से। सम ऑफ सच इवेंट, देखो यहाँ भूल गए एनसीईआरटी वाले हटाना, कि ये लाइन हटानी भी है। वर्नेलाइजेशन पहले था, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड, जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट जैसा टॉपिक हटा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन सीधे क्या दे दिए हैं, समरी दे दिए हैं। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो ये तो किए, इनको इतनी लाइन तो और हटा देनी चाहिए,
ये लाइनें जानते हो काहे लिखे थे? इनको यहाँ पढ़ाना था क्या? वर्नेलाइजेशन, फोटो पीरियडिज्म, ये सब पढ़ाना था। अब पढ़ाया तो है नहीं, ठीक है, तो चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, पूरी यूनिट खत्म हो गई है।